लगाते थे। सरना डूंगर फायर स्टेशन का अस्थायी फायरमैन और ड्राइवर गिरफ्तार। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अग्निशमन कर्मी विजय शर्मा और ड्राइवर राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर की 3 अलग अलग फैक्ट्रियों में आग लगाने का खुलासा हुआ है। तो फैक्ट्रियों में जो आग लगाने वाली गैंग था उसका खुलासा यहां पर किया गया है। 3 अलग अलग फैक्ट्रियों में आग लगाने का खुलासा हुआ है। फैक्ट्रियों में यह आग लगाती थी गैंग, जिससे काफी नुकसान होता था फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियों में षड्यंत्र के तहत यह आग लगाई जाती थी। सरना डूंगर फायर स्टेशन का अस्थायी फायरमैन है इसमें और ड्राइवर है। तो देखिए ये है वो दोनों जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक फायरमैन है और एक ड्राइवर है। विष्णु हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, षड्यंत्र के तहत फैक्ट्रियों में आग लगाई जाती थी, क्या मकसद था इसके पीछे? देखिए, पहली बार जयपुर में इस तरीके का गैंग पकड़ में है, जो कि राजधानी जयपुर के सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में पहले आग लगाता है। उस आग लगाने के बाद में यानी कि डीजल जो गाड़ियां, जो फायर की जो गाड़ियां होती थी, अग्निशमन की जो गाड़ियां होती थी, उनमें भरे हुए डीजल को चुराकर बेचने का काम भी ये दोनों कर रहे थे। और इसी कड़ी में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ने के निर्देशन में एक जो सफलता है वो करधनी थाना एसएचओ हरीश सोलंकी को मिली है। और उसमें विजय कुमार शर्मा जो कि फायरमैन है सरना डूंगर फायर स्टेशन, उसके अलावा राहुल यादव जो कि ड्राइवर है सरना डूंगर फायर स्टेशन पर, ये दोनों जो हैं सबसे पहले अल सुबह बाइक लेके निकलते हैं, फैक्ट्रियों में आग लगाते हैं, और उसके बाद जब दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए जाती है तो उसमें डीजल भरवा करके जो डीजल भरवाते हैं और उसी डीजल को आग बुझाने में काम लेते हैं, और बाकी बचे डीजल को लोगों को बेचने का ये काम कर रहे थे। तो उस तरीके से जब लगातार सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में 3 जगहों पर अलग अलग जगह आग लगी, तो डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ने को शक हुआ कि आग कहीं ना कहीं जानबूझ के लगाई जा रही है, जिसकी जांच थाना प्रभारी करधनी एसएचओ हरीश सोलंकी को सौंपी गई। और उसमें सीसीटीवी जब फुटेज देखे गए तो विजय शर्मा और उसका साथी राहुल यादव भी आइडेंटिफाई हो गए, और साफ हुआ कि सरना डूंगर फायर स्टेशन के कर्मचारी सबसे पहले आग लगाते हैं, उसके बाद मौके पर आग बुझाने के लिए जाते हैं, और जिन गाड़ियों में डीजल भराया जाता है उसी डीजल को ज्यादा बता करके लोगों को बेचने का काम भी ये लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से बड़ी सफलता जयपुर की करधनी थाना पुलिस को मिली, जिसमें सब इंस्पेक्टर राजपाल जैफ ने भी अहम भूमिका निभाई है। जी ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बुलेटिन में बात करेंगे आग के तांडव की। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ये पहली तस्वीर आपको जोधपुर से दिखाएंगे, जहां सीएनजी फिलिंग के दौरान आग लग गई है। आप देखिए जोधपुर, बालोतरा, अलवर, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो जोधपुर की है, जहां सीएनजी फिलिंग के दौरान आग लग गई है। दरअसल टैक्सी में सीएनजी गैस भरी जा रही थी और इसी दौरान आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर बालोतरा से है, जहां जूस और किराने की दुकान में भीषण आग लग गई है, और इसके अलावा अलवर के नीमराना में एक फैक्ट्री में आग लगी है। तो आज रविवार का दिन ये 3 तस्वीरें जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर जोधपुर, दूसरी बालोतरा और तीसरी अलवर से। और अब खबर चूरू से आपको देंगे, जहां वन विहार कॉलोनी सहित गांव और शहर के 15 लोगों पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। चूरू के जिला अस्पताल में एक ही दिन में 15 लोग कुत्ते के हमले में घायल होकर पहुंचे और जिनका इलाज किया गया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नगर परिषद के जरिए इस समस्या का समाधान करवाया जाए। तो कुत्तों का हमला लगातार जारी है, जिसकी वजह से आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में कुत्तों के हमले से 15 घटनाएं सामने आई है। एक ही दिन में 15 डॉग बाइट की घटना सामने आना, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कुत्तों का हमला है वो लगातार जारी है। अच्छे से मेरे कुत्ते ने काट लिया, और इसकी समाधान होना चाहिए। जिला स्तर पर कुछ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग बच सकें इससे। दुकान पर आयो कोई गोली लेने, सांड बीमार हो रही की गोली लेने आयो, जातो तो आगे हो, जातो लैन घर गयो, कुत्ते पकड़ लियो। 2 आदमी मिल गई, छुटा के मोटरसाइकिल छोड़ गया। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे पैंथर के मूवमेंट की दहशत से। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए सिरोही के माउंट आबू से है, जहां होटल की पार्किंग में पैंथर घूमता नजर आया है। दूसरी तस्वीर उदयपुर में है, जहां पर बीच सड़क पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है।
तो आबादी वाले इलाकों में पैंथर का ये मूवमेंट लगातार जारी है। पहली तस्वीर माउंट आबू की है, जहां पर होटल की पार्किंग में पैंथर घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखिए आराम से किस तरीके से पैंथर इधर से उधर घूम रहा है। और तस्वीरें जो है एक होटल की पार्किंग की है। उदयपुर की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए सड़क क्रॉस करता हुआ ये पैंथर जो है वो नजर आ रहा है। हिंडौन सिटी पीएनबी लूटकांड से जुड़ी खबर है। अब तक नहीं पकड़े गए हैं लुटेरे। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बैंक में घुसकर 2 नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पिस्टल के बल पर कैशियर से लूटे थे 10 लाख। करौली सहित आसपास के जिलों में नाकाबंदी की गई है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर भी पुलिस के हाथ खाली है। डीएसटी सहित 8 थानों की टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। कई संदिग्धों से भी पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी पूछताछ। तो हिंडौन सिटी पीएनबी लूटकांड से जुड़ी ये खबर आपको हम बता रहे हैं। दौसा में साल दर साल अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दौसा जिले में बीते साल हत्या, लूट, डकैती, रेप के मुकदमों में बढ़ोतरी हुई है। चोरी की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि साल 2022 की तुलना में 2024 में अपराधों में कमी आई है। वहीं 2023 की तुलना में 2024 में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दौसा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण होने से कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला पुलिस की खूब प्रशंसा भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दौसा जिले में 2025 में अपराध नियंत्रित रखने में पुलिस कितनी कामयाब होती है। अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण होने से जिला पुलिस की प्रशंसा भी हो रही है। वहीं अपराधों में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं चोरी जैसे मामलों में कमी भी आई है। हालांकि 2022 की तुलना में अपराधों में कमी 2024 में देखी गई है। लेकिन अब चुनौती 2025 की है कि 2025 में अपराध नियंत्रण करना पुलिस कितने कामयाब हो पाती है, क्योंकि दौसा में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक चुनौती होता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अब आपको कोटा से बड़ी खबर देंगे, जहां पर युवतियों को जिंदा जलाने का प्रयास, युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर में सोते वक्त पेट्रोल डालकर लगाई आग। रंजिश के चलते दिया बदमाशों ने वारदात को अंजाम। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो युवती को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। घर में सोते वक्त पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है और रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया है। कोटा से बड़ी खबर है, युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। फिलहाल युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर युवती का इलाज जारी है। घर में सोते वक्त पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। ओम प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश, ये जो युवती को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इनके पुरानी रंजिश चल रही है। ये उद्योगनगर थाना इलाके के उमेदगंज का मामला है, जहां एक युवती को घर पे सो रही थी तो पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। उस युवती को एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। गंभीर हालत तो इसकी युवती की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार सवार 3 से 4 बदमाश देर रात को आए थे और घर पर सो रही युवती का पहले मुंह दबाया और उनके साथ कुछ अनहोनी की आशंका भी फिलहाल जता रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया ये जानकारी सामने आई है कि उन पर पेट्रोल डाल दिया और उसके बाद में उसको आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में फिलहाल उनका एमबीएस के बर्न वार्ड में इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। उद्योगनगर थाना इलाके के जो उमेदगंज गांव है पास में सटा हुआ, वहां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते ही बदमाशों ने इस तरह की गंभीर वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी कोई गिरफ्त में नहीं आया है और जो बच्ची है उसका इलाज जारी है।
और बच्ची ने नामजद शिकायत जरूर दर्ज करवाई है। 3 से 4 बदमाश बताए जा रहे हैं और उसी गांव के रहने वाले हैं। जमीनी विवाद प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में इस तरह की गंभीर वारदात के बाद पूरे इलाके में, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, वहां दहशत जैसा माहौल हो गया, क्योंकि घर में सोती हुई बच्ची को इस तरह से गंभीर वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि कार सवार जो बदमाश है, 3 से 4 बदमाश जो बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई गई है। पूरी तरह से जांच करने की बात करिए और उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करी, लेकिन बड़ी गंभीर वारदात के बाद परिजनों में आक्रोश है। हालांकि जो जुल्फी भी बच्ची है, उन्होंने भी बयान दिए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। जी ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए ओम प्रकाश। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। 24 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज, बुकिंग विंडो, सर्कुलेटिंग एरिया को विकसित करने के साथ साथ प्लेटफॉर्म को ऊंचा उठाने का भी काम किया जा रहा। इसके अलावा पार्किंग एरिया विकसित करके टीन शेड लगाने, लिफ्ट एक्सकलेटर लगाने के कार्य युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। लगभग 70% काम पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 30% कार्य पूरा करने के लिए रेलवे ने बकाया राशि भी स्वीकृत कर दी है, जिसके तहत लगातार निर्माण अधीन कार्यों को अपने मंजिल और अपने अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हो जाएंगे। अभी लॉबी के सामने जो एफओबी का कार्य था वो लगभग पूरा हो गया और अंडरपास पुलिया का जो काम है वो भी शीघ्र पूरा होने वाला है। उसमें टीन सेट केवल बाकी रहा है और स्टेशन के बाद पार्किंग वगैरह ये कार्य भी चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार ने अमृत भारत योजना के तहत जो देश भर के गंगापुर सिटी सहित देश भर के सभी स्टेशनों का जो निर्माण कार्य किया है वो चल रहा है, उसके लिए यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी। कोटा में छात्रों की आत्महत्या की रोकथाम के लिए 20,000 से अधिक पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। नए साल में 2 दिन में 2 कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या करने और एक छात्रा के लापता होने के डरावने आंकड़े के बाद फिर से प्रशासन अलर्ट हुआ है। पीजी संचालकों को एंटी हैंगिंग डिवाइस फ्री वितरण करने का अभियान भी नाकाम साबित होता दिख रहा है। एक माहौल रहेगा और उसी इसमें एक गाइडलाइंस की लगातार हमें पालना करनी चाहिए। उसी के लिए सभी कोचिंग और जो हॉस्टल एसोसिएशन है उनकी एक जो रेगुलर क्रम में मीटिंग होती है उसी में ही एक उनके साथ मीटिंग देखा और उनको वापस पुनः सभी को कहा गया कि गाइडलाइंस की पालना करना। कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व पुलिस की तरफ से शहर के तमाम हॉस्टल व पीजी के कमरों में लगे पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट पंखे से लटककर आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। आइए हम एक हॉस्टल में पहुंचे हैं जहां की तस्वीरें दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिर एंटी हैंगिंग डिवाइस होता क्या है। ये एक हॉस्टल में एक कमरा है जो जिस कमरे के अंदर जो पंखा लगा हुआ है ऊपर इसके बीच में जो सफेद पट्टी टाइप नजर जो आ रही है यही एक इसी के अंदर एक स्प्रिंग होती है। करीब 200 रुपए की एक स्प्रिंग होती है जो इसके अंदर लगाई जाती है और इस एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के बाद कोई भी स्टूडेंट सहित कोई भी अन्य जो है लटक कर आत्महत्या नहीं कर सकता। पंखे से लटक कर सुसाइड करने की स्थिति में पंखा धीरे धीरे स्प्रिंग के जरिए नीचे आ जाता है और कोचिंग स्टूडेंट की जान बच जाती है। शहर के अलग अलग कोचिंग इलाकों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाने के निर्देश दिए हुए हैं। जिला प्रशासन व पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाना जरूरी है, लेकिन जिला प्रशासन के आदेशों की कई हॉस्टल व पीजी संचालक पालना भी नहीं कर पा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। जयपुर के टोंग रोड पर अजीब वाकया सामने आया है। जमीन से निकलने लगी आग नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय लाल कोठी के सामने का मामला है। घटना का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएनजी की पाइपलाइन में गैस रिसाव से आग फैल गई है और यह अफवाह फैली है। सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी पहुंचे हैं। देखिए किस तरह तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन, और सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कह रहे सुनवाते हैं। जिससे करियर काउंसलिंग मिलती रहे लगातार, और साथ साथ मानसिक दबाव में जो हमारे युवा हैं उनको भी उससे, इस काउंसलिंग से राहत मिले। इसकी शुरुआत अभी जयपुर संभाग से हुई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द इसको हम पूरे राजस्थान में लेके जाएं और एक बेहतर सुविधा हम अपने बच्चों को, युवाओं को दे पाएं। सर, चूंकि आप उद्योग मंत्री भी हैं, रिफाइनरी से जल्द प्रोडक्शन भी शुरू होगा। एक बार महोत्सव से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बोल लेते हैं, फिर उसके बाद। सर, रिफाइनरी से जल्द ही राजस्थान को लाभ होने वाला है, क्या उम्मीद करें, कब तक शुरू हो जाएगी? और उसी को लेकर हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ आरोप लगाए, कुछ बयान दिया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बहुत पहले वो मीडिया में, एक सोशल मीडिया में चला था कि आप सुबह क्या करते हैं, बोलते हैं आरोप लगाता हूं, दोपहर में क्या करते हैं, आरोप लगाता हूं। तो ये आरोप लगाने वाली राजनीति अलग कर लीजिए। हम काम करने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम काम करने वाली अपना सुशासन लेकर आए हैं। इतने लंबे समय से वो जो रिफाइनरी थी वो काम नहीं कर रही थी, बहुत धीमी गति से काम हो रहा था। पिछले 5 साल निकल गए गहलोत साहब की सरकार के अंदर, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब डबल इंजन की सरकार की ताकत से मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसके अंदर इसी वर्ष जल्द वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ रिफाइनरी से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण हमारा पेट्रोकेमिकल पार्क भी बहुत जल्द वहां शुरू हो जाएगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां अनेकों सेक्टर्स हैं, टूरिज्म से लेकर रिफाइनरी तक, शिक्षा से लेकर स्किलिंग तक, हर तरह का यहाँ पर सेक्टर्स के अंदर आगे विकास हो सकता है, बढ़ सकते हैं। सर, दिल्ली तो यह महोत्सव चल रहा है जिस पर इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से बताया जा रहा है कि उत्सव में किस तरीके से आगे छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम दिल्ली के दौरे पर थे और जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनके साथ एक बैठक की और इसके अलावा सीएम भजनलाल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। और आज सुबह उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की है और राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास को लेकर भी इसमें चर्चा की है। और सीधे अब आपको मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में लिए चलते हैं। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं। माननीय मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। शासन सचिव वित्त श्री रवि सुरपुर जी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 या 2 मिनट में वे यहाँ मंच पर हमारे बीच होंगे। और मैं चाहूंगी कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आते हैं, हम तालियों के जयघोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और हमारे जितने युवा यहाँ मौजूद हैं उनका आभार व्यक्त करेंगे। और मैं चाहूंगी कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम सब अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 12 जनवरी को आज बिरला ऑडिटोरियम में आज का ये आयोजन और माननीय का आगमन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी आज के मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के इस आयोजन में हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे बीच में श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य और कानून मंत्री। हमारे बीच हम अनुरोध करना चाहेंगे श्री उत्तल रंजन साहू जी, डीजीपी, आप यहाँ मंच पर तशरीफ लाए। श्री उत्तल रंजन साहू जी,
अनुरोध करना चाहेंगे श्री आलोक जी संयुक्त बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के इस आयोजन में 13,000 से अधिक युवाओं का पदार्पण राजस्थान राज्य की सेवाओं में, और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पश्चात सुन लें और ज्योति का अनुष्ठान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से आग्रह दीप प्रज्वलन के साथ आज के मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के इस आयोजन का शुभारंभ करें। माननीय महोदय तो बोल के जा सकते हैं ना। दीप प्रज्वलन आज के इस मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के आयोजन में। और साथियों, तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और आज के मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो, तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज बिरला ऑडिटोरियम का ये सभागार ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती, और इस मौके पर उन्हें पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे युवा हृदय सम्राट, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आयोजित आज का युवा उत्सव का यह आयोजन। दीप से जलना न सीखे, दीप से मुस्कान सीखे, सूर्य से तपना न सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे, सोचना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखे, राह का निर्माण सीखे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से आपका स्वागत और अभिनंदन किया। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और अनुरोध करना चाहेंगे श्री रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव वित्त विभाग, आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी को नन्हा पौधा, तुलसी का ये नन्हा पौधा भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का ये छोटा सा स्मृति चिन्ह, और उसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का ये स्मृति चिन्ह आपको भेंट करें। उसके साथ ही हम आपको भेंट कर रहे हैं विवेकानंद साहित्य की ये 3 पुस्तकों का खूबसूरत संकलन, जो आजीवन आपके स्मृतियों में, आपके जहन में रहे। अनुरोध करना चाहेंगे अनुपमा जोरवाल जी, विशिष्ट शासन सचिव योजना विभाग, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी को आपके तुलसी का नन्हा सा पौधा वृद्धि, खुशहाली, समृद्धि, प्रगति का प्रतीक और विवेकानंद साहित्य का ये संकलन आपको भेंट करें। हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है श्री उत्कर्ष रंजन साहू जी, डीजीपी। आपसे स्वागत के लिए अनुरोध श्री भूपेश माथुर जी, निदेशक कोष और लेखा। श्री भूपेश माथुर जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे श्री उत्कर्ष रंजन साहू जी, डीजीपी राजस्थान, आपको ये तुलसी जी का छोटा सा नन्हा सा पौधा भेंट करें।